Hello guys, I am Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स बिगिन। फर्स्ट है एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। ओके, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी। ठीक है, खून की कमी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, तो इसी के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती है ताकि एनीमिया ख़त्म हो जाए। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स है ये। तो किसका इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ का, दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। ये लॉन्च इसलिए किया गया है टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया ऑल ओवर इंडिया। ओके, तो एनीमिया मुक्त भारत जो है बेसिकली एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एंड यूनिसेफ का। ओके, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज कैसे कर सकते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, देन यूनिसेफ, देन WHO एंड नन ऑफ दीज। फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो कौन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड यूनिसेफ। WHO नहीं है। ओके, अभी जो रिसेंटली इंडेक्स आया है आउट ऑफ जैसे जो टोटल स्टेट्स है अपने 28, उसमें से फर्स्ट जो रैंक आई है वो है हरियाणा स्टेट की। किसकी? हरियाणा की। तो हरियाणा हैज़ द फर्स्ट एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स अमंग 28 स्टेट्स इन द कंट्री। द इंडेक्स वॉज रिलीज ड्यूरिंग द 8th गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में। अब जो हरियाणा है उसने 93% ऑफ इम्यूनाइजेशन किया था। कब? 2019 और 20 में। ओके, इट इज वन ऑफ द 11 स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट हैज अचीव्ड द नेशनल हेल्थ पॉलिसी टारगेट्स वेल बिफोर 2020। ओके, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। सोलास एक मतलब बेसिकली कन्वेंशन है। ठीक है, जैसे मारपोल होती है, ये सारी की सारी IMO की है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली जो व्यापारी शिप्स होती है ना, उनको सेफ, उनकी वो कैसे सेफ रहे उससे रिलेटेड ये एक कन्वेंशन है। ठीक है, तो क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी इज एन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रीटी विच सेट्स मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड। किसमें? कंस्ट्रक्शन में, इक्विपमेंट में एंड ऑपरेशन ऑफ मर्चेंट शिप्स। ठीक है, तो ये व्यापारी जहाज़ों की बात हो रही है। ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन के लिए एक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, इक्विपमेंट और ऑपरेशन के लिए। इसे एडमिनिस्टर्ड कौन करता है? IMO करता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। अब जो फर्स्ट वर्जन था वो 1914 में पास हुआ था इन रेस्पॉन्स टू द सिंकिंग ऑफ द RMS टाइटेनिक। पता है ना, वो जो डूब गया था। विच प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ लाइफ बोट्स एंड अदर एमरजेंसी इक्विपमेंट अलॉन्ग विथ सेफ्टी प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग कंटिन्यूस रेडियो वॉचेस। ठीक है, 1914 की जो ट्रीटी थी वो फोर्स में नहीं आ पाई क्योंकि क्या हो गया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया था। ठीक है, अब करंट वर्जन जो सोलास का है वो बेसिकली 1974 का वर्जन है, जिसे सोलास 1974 भी कहा जाता है। वो फोर्स में आया था 25 मई 1980 को। ठीक है, ओके, एज ऑफ नवंबर 2018, SOLAS 1974 had 164 contracting states which flag about 99% of merchant ships around the world in terms of gross tonnage। ठीक है, मतलब जो टोटल भार है ना उसका 99% इन 164 स्टेट्स में आता है। ठीक है, SOLAS in its successive forms is generally regarded as the most important of all international treaties concerning the safety of merchant ships. Okay, आयुष्मान सहकार। देखो, आयुष्मान भारत किसके रिलेटेड स्कीम है? हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। अब ये क्या कर रहा है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है वो भी हेल्थ सेक्टर में काम करे, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। ठीक है, आयुष्मान भारत आपको पता है एक हेल्थ सेक्टर से 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, 5 लाख तक आपका इलाज कराया जाएगा पर फैमिली वाला, वो सब जो है आयुष्मान भारत मिशन। ओके, अब है ये जो स्कीम है बेसिकली किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की नहीं है। किसकी है?
इंडिया एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार स्कीम टू असिस्ट कॉपरेटिव्स इन क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब इसे फॉर्मुलेट कर रहा है एनसीडीसी, मतलब नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अंडर द इनिशिएटिव्स एनसीडीसी वुड एक्सटेंड टर्म्स लोन्स टू prospective cooperatives to the tune of rupees 10,000 crore in the coming year। अब कोई भी cooperative society with suitable provision in its bylaws जो हेल्थ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में काम करना चाहती है तो वो एनसीडीसी से फंड ले सकती है। अब स्कीम में क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है, एक्सपांशन भी है, रिपेयर भी है, रिनोवेशन ऑफ हॉस्पिटल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एनसीडीसी का असिस्टेंट जो होगा वो इधर या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू या फिर डायरेक्टली एलिजिबल जो कॉपरेटिव्स है उनको जाएगा। ठीक है, द स्कीम्स आल्सो प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल भी देगी, मार्जिन मनी भी देगी टू मीट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। इंटरेस्ट सबवेंशन किसको दिया जाएगा, 1% दिया जाएगा वुमेन मेजॉरिटी कॉपरेटिव्स को। ओके, अब है हींग कल्टीवेशन प्रोजेक्ट। देखो हींग जो अपन यूज़ करते हैं खाने बनाने में, तो वो इंडिया में अभी तक उगाई नहीं जाती थी, उसे अपन इंपोर्ट करते थे। कितनी 1200 टन ऑफ रो हींग अपन लेते थे ईरान, अफगानिस्तान एंड उज्बेकिस्तान की, जो कि 600 करोड़ रुपए की थी। तो अब क्या है कि CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है ना, CSIR IHBT ने इनिशिएटेड किया है एक मिशन जिसका जो क्या करेगा, हींग, जिसे आसा फोएटिडा कहा जाता है इंग्लिश में, इन द इंडियन हिमालयन रीजन में। ठीक है, जो ऊपर हिमालयन रीजन है वहाँ पे हींग उगाई जाएगी। ओके, इन 2017 IHBT अप्रोच द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज विद एन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आइडिया टू कल्टिवेट हींग इन द हिमालयन रीजन। अब जून 2020 में क्या हुआ कि IHBT ने एक MOU साइन किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ, तो वो दोनों मिलके हींग कल्टीवेट करेंगे। तो अभी जो हींग उगाई जाएगी वो कहाँ उगाई जाएगी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। अब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज, उन्होंने 4 लोकेशन आइडेंटिफाई की है, लाहौल, स्पीति वैली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड हींग सीड्स टू 7 फार्मर्स इन द रीजन। ओके, INS कावारती। ठीक है, INS कावारती जो है इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वारफेयर है, स्टिल्ड कॉर्वेट्स अंडर प्रोजेक्ट 28 इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशन्ड इनटू द इंडियन नेवी में आ गया है। अब इसे डिज़ाइन किया है इंडियन नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ नवल डिज़ाइन DND एंड बिल्ट बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। इन्होंने मिलके बनाया है। कावारती हैज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स एंड सेंसर सूट कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग सबमरीन्स। ओके, तो इसमें क्या है कि एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटी के साथ साथ इसमें एक क्रेडिबल सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी है एंड लॉन्ग एंड्योरेंस फॉर लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट के लिए इसमें जो इसकी क्षमता है वो लॉन्ग है। ठीक है, गुड एंड्योरेंस है इसका। अब है कोविरैप टेस्टिंग। जैसे देखो अपन ने पहले देखा था एक फेलूडा टेस्ट करके हुआ था। ठीक है, तो उसमें अपन ने क्रिस्पर Cas9 टेक्निक का यूज़ किया था, जीन एडिटिंग हो रही थी। अब उसी टाइप से एक नया टेस्ट डेवलप किया गया है जो काफ़ी इफेक्टिव है, फेलूडा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो रिसेंटली ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बिल्कुल ही लो कॉस्ट COVID-19 डायग्नोस्टिक मेथड डेवलप किया है और अप्रूव किया है, उसी का नाम है अप्रूव किया है, उसका नाम है कोविरैप। डेवलप किसने किया है, IIT खड़गपुर ने। ठीक है, तो क्या नाम हो गया, कोविरैप टेस्टिंग। अब कोविरैप जो है बेसिकली एक ऑटोमेटेड प्री प्रोग्रामेबल टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट है, स्पेशल डिटेक्शन यूनिट ऑन जीनोमिक एनालिसिस एंड ए कस्टमाइज्ड स्मार्टफोन ऐप फॉर रिजल्ट्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि द मशीन हैज़ एन आइसोथर्मल न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन मेथड जो काम करेगी थर्मोसाइक्लर के साथ। थर्मोसाइक्लर वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूज टू एम्पलीफाई कर देते हैं DNA एंड RNA सैंपल्स बाय द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब क्या होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स का जो कलर चेंज हो जाता है उसी टाइप्स में इसमें भी क्या होगा कि जो सैंपल्स ले जाएंगे फिर उन्हें एक डिप कर दिया जाएगा एंड द इमर्जेंस ऑफ, जैसे ही कलर्ड लाइन आएगी तो वो बताएगी कि इसमें वायरस है।
ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि एकदम से जो कलर चेंज हो जाएगा तो मतलब प्रेजेंस ऑफ वायरस. ओके, इट इज़ बेटर देन फेलुडा टेस्ट बिकॉज द फेलुडा एम्प्लॉयज a gene editing technology called CRISPR-Cas9, which requires a lab testing environment. It is reusable technology. The same unit can be reused for a large number of tests on replacement of the paper cartridge after each test. मतलब देखो क्या है, जो स्ट्रक्चर है या जो टेस्टिंग यूनिट है वो सेम रहेगी, बस आपको जो स्ट्रिप्स है वो चेंज करनी है, तो एक तरीके परमानेंट सा स्ट्रक्चर हो गया. ओके, कोविड टेस्टिंग मशीन कैन ऑल्सो परफॉर्म टेस्ट अदर देन कोविड. जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपन इसे कोविड में ही यूज़ करें. देखो इन्फ्लुएंजा, ओके, मलेरिया, डेंगू, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, टीबी एटसेट्रा में अपन इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 सोगा रिपोर्ट है. कौन रिलीज करता है हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट. ओके, इट हाईलाइट दैट एयर पोल्यूशन जो है लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है फॉर डेथ अमंग ऑल हेल्थ रिस्क. इट इज़ द फर्स्ट एवर कंप्रहेंसिव एनालिसिस ऑफ एयर पोल्यूशन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन न्यू बॉर्न्स. ठीक है, मतलब पहली बार स्टडी की है कि जो हेल्थ का इफेक्ट न्यू बॉर्न्स पे कितना पड़ता है. HEI जो है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फंडेड जॉइंटली बाय द USA's एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी and others. India, Bangladesh, Pakistan and Nepal are the top or among the top 10 countries with the highest PM 2.5 exposures in 2019, and all of these countries experienced increases in outdoor PM 2.5 levels between 2010 and 2019. इंडिया में अमंग टॉप 10 में आती है, जिसमें ओजोन का एक्सपोजर 2019 में हाईएस्ट था. ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर चाहे आउटडोर हो चाहे इंडोर हो, एयर पोल्यूशन कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ओवर 1.67 मिलियन annual deaths from stroke, heart attack, diabetes, lung cancer, chronic lung disease, neonatal diseases in India in 2019. इतने लोग मरे हैं किसकी वजह से? सिर्फ पोल्यूशन की वजह से. अब क्या हुआ, देखा अपन ने लॉकडाउन में देखा था कि पोल्यूशन थोड़ा कम हो गया था. ठीक है, लेकिन सडनली जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ वापस से बढ़ा. अब जो एयर की क्वालिटी है वो वेरी पुअर हो गई है बहुत सारी कंट्रीज में. ओके, अब है नाजका लाइंस. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली एक देखा जाए तो जो मिट्टी होती है ना उसमें फिगर्स बने हुए हैं. दीज आर बिलीव टू बी द ग्रेटेस्ट नॉन आर्कियोलॉजिकल एंजेमा ऑइंग टू देयर साइज, कंटिन्यूटी, नेचर एंड क्वालिटी. ये जो साइट है नाजका लाइन की, ये लीमा जो कैपिटल है पेरू का, वहाँ से 450 किलोमीटर दूर है. Okay, drawn more than 2 millennia ago on the surface of southern Peru's arid Pampa Colorada, the geoglyphs है ना feature different subjects but mainly plants and animals. अब the figures include pelicans है ना, जिनकी लार्जेस्ट कितनी है 935 फीट लॉन्ग है. एंडियन कॉन्डर्स 443 फीट, मंकीज 360 फीट. द लाइन्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1927 एंड वेयर ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दी थी 1994 में. इसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल फंक्शंस, ठीक है, ट्राइंगल्स भी है, ट्रैपजॉइड्स भी है, स्पाइरल्स भी है, बहुत सारे ऐसे फिगर्स अपन को मिलेंगे. ओके, अब है टुबैरियल स्लेवरी ग्लैंड. देखो वैसे क्या होता है कि अपनी बॉडी में 3 ही स्लेवरी ग्लैंड होते हैं, बट अभी रिसेंटली नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट ने एक और स्लेवरी ग्लैंड का सेट उन्होंने आइडेंटिफाई किया है अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट. मतलब जो थ्रोट का डीप में अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट के ऊपर पोर्शन में. ठीक है, इसीलिए इसे टुबारियल स्लेवरी ग्लैंड कहा गया है. अब ये जो न्यू ऑर्गन इन्होंने डिस्कवर्ड किया है, वेल साइंटिस्ट वर तब क्या स्टडी कर रहे थे वो प्रोस्टेट कैंसर की, यूजिंग PSMA PET CT टेक्नोलॉजी. अब ये जो डिस्कवरी है ये कैंसर पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी. अब ये जो ग्लैंड है ये 3.9 सेंटीमीटर का है इन लेंथ ऑन एवरेज, और ये बेसिकली ये पीस ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द टोरियस टुबेरियस पे लोकेटेड है. द ग्लैंड्स प्रोबेबली लुब्रिकेंट एंड मॉइस्चर द अपर थ्रोट बिहाइंड द नोज एंड माउथ. So far, the nasopharynx region behind the nose was not thought to host anything but microscopic diffuse and salivary glands. 3 देखो कहाँ का होते हैं, एक तो अंडर द टंग, एक अंडर द जो एंड बैक ऑफ द जो एंड बिहाइंड द चेक चीक जो होती है ना,
चीक के पीछे होता है। तो ये 3 अपने स्लेवरी ग्लैंड्स है। ओके, जैसे ये फिगर में आप देख रहे हैं। अब है ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020, कौन रिलीज करता है? क्रेडिट स्यूसे, जो एक इंस्टीट्यूट है वो रिलीज करता है। क्रेडिट स्यूसे ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट प्रोवाइड्स द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव एंड अप टू डेट कवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउस होल्ड वेल्थ वर्ल्ड वाइड। इन 2019 टोटल ग्लोबल वेल्थ कितनी बढ़ गई है? $36.3 ट्रिलियन से, एंड वेल्थ पर अडल्ट रीच्ड टू $77,309, ओके, अब which is 8.5% more compared to 2018. However, the total household wealth dropped by $17.5 trillion between January and March 2020, 4.4% का डिक्रीज हुआ है। अब देखो, एवरेज वेल्थ ऑफ इंडियन अडल्ट्स रोज मार्जिनली टू $17,420 एट एंड जून 2020 एज अगेंस्ट $17,300 as of December 2019, showing some growth despite the COVID pandemics and lockdowns. Important here is that between January and April 2020, unemployment rate जो है वो tripled हो गई है in India to 24%. ओके, देखो ये जो डेटा होता है ना, रिपोर्ट्स की क्या खासियत होती है कि आप एक तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन की कौन रिलीज़ करता है, और कुछ कभी फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% है तो वो आ जाएगा, टोटल वेल्थ कितनी बड़ी है वो आ जाएगा, जो एक बेसिकली बड़ा बड़ा फिगर होता है वो आ जाता है। बट अगर जब अपन कोई ऐसे लिखते हैं या जीएस का आंसर लिखते हैं तो उसमें ये फॉर्डर मटीरियल होता है, और ये डालने से अपना जो आंसर है उसकी मतलब होता है ना वो एनरिच हो जाता है। ठीक है, ओके, इस वजह से ये रिपोर्ट्स का जो डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, रीजनल रो ड्रग रिपोजिटरी RRDR, देखो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर आयुष ने रिसेंटली इनाग्रेट किया द रीजनल रो ड्रग रिपोजिटरी एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, इन ऑर्डर टू डॉक्यूमेंट द डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। 8 RRDR and 1 NRDR have been proposed by Ministry of Ayush. ओके, अब ये जो RRDR होगी ये सेकंड है इन द सीरीज ऑफ रिपोजिटरीज proposed by National Medicinal Plants Board, Ministry of Ayush, and will be dedicated to the Trans Ganga Plain region. अब इसमें 4 स्टेट इन्होंने सेलेक्ट किए जहाँ पे रिपोजिटरी बनाई जाएगी, वो है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। बेसिकली क्या होगा कि जो भी रो अपनी ड्रग्स होती है, आयुर्वेद ड्रग्स, उनका कलेक्शन किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा और उनकी ऑथेंटिसिटी देखी जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है डिफरेंट रीजन से आती है, तो किस पे क्या इफेक्टिव है उन सब के लिए रिपोजिटरी बनाई जा रही है। ओके, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल, सैंट मिसाइल, ठीक है, इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया है, कहाँ पे? उड़ीसा में। अब डेवलप किसने किया है? DRDO के रिसर्च सेंटर इमराट इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन एयरफोर्स। इट विल हैव बोथ लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च है ना, एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटी है इसकी रेंज 7 to 8 किलोमीटर है। न्यू मिसाइल इज सेट टू बी रेंज कितनी होगी? 15 से 20 किलोमीटर। ओके, ऑसिरिस रेक्स, देखो ये क्या है? नासा का एक बेसिकली प्रोजेक्ट है, उसका नाम है ऑसिरिस रेक्स। इसकी फुल फॉर्म है ऑरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। बेसिकली एक स्पेस क्राफ्ट है जो अभी एस्ट्रॉयड बेनू पे जाके वहाँ से डस्ट और पेबल्स के सैंपल कलेक्ट करेगा और रिटर्न आएगा अर्थ में 2023 में। ठीक है, तो एस्ट्रॉयड बेनू है क्या? देखो ये जो एस्ट्रॉयड है इसका नाम रखा गया है इजिप्टियन डाइटी बाय ए 9-year-old बॉय फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना इन 2013 हु वॉन, जिसे नासा का नेम दैट एस्ट्रॉयड कंपटीशन का प्राइज मिला था। अब द एस्ट्रॉयड वाज डिस्कवर्ड बाय ए टीम फ्रॉम द नासा फंडेड लिंकॉन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च टीम इन 1999। बेनू ऐसा एस्ट्रॉयड है जो लोकेटेड है अर्थ at a distance of about 200 million miles away from the earth. Okay, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग, क्या नाम है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का नाग। इसकी 3rd जनरेशन अभी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हो गई है। कहाँ से? पोखरन रेंज इन थार डेजर्ट राजस्थान।
डेवलप किया है डीआरडीओ ने। अब देखो ये भी स्ट्राइक एंड न्यूट्रलाइज हाईली फोर्टिफाइड एनिमी टैंक है, नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, इसकी मिनिमम रेंज 500 मीटर से लेके मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक है। थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट कैटेगरी सिस्टम है, इसमें इंफ्रारेड सीकर भी लगा हुआ है, टॉप अटैक मॉड है, बेसिकली डिफीट करेगी मैन बैटल टैंक को इक्विप विद कॉम्पोजिट एंड रिएक्टिव आर्मर। नाग मिसाइल करियर नामी का है ना, रशियन ओरिजिन BMP-2 बेस्ड सिस्टम विद एम्फीबियस कैपेबिलिटी, ठीक है। अब वर्जन ऑफ नाग ATGM जो है, डीआरडीओ इज करंटली इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द हेलीकॉप्टर लॉन्च version of Nag ATGM called the Helena, which has undergo successful test in 2018. Okay. लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट, देखो जो मिनिएचर प्रिंटिंग्स होती है ना उसको ऑनलाइन लाया जा रहा है, उसी को लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट है उसी का नाम। तो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म में। किसका जॉइंट कोलैबोरेशन है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो इसमें क्या होगा कि जो बहुत सारी मिनिएचर पेंटिंग नेशनल म्यूजियम में पड़ी है उनको अपन ऑनलाइन देख सकेंगे ऑन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर बाय पीपल अराउंड द वर्ल्ड। द प्रोजेक्ट यूजेस टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटाइजेशन with high definition robotic cameras to showcase the paintings. Okay. CPIW बेस ईयर 2016, तो देखो 2001 पहले बेस ईयर था जिसे 2016 कर दिया। तो किसने किया है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने। CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो पहले बेस ईयर था वो 2001 था, उससे 2016 कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि अक्सर क्वेश्चन RPSC तो पूछती है कि जैसे है ना उसका पूछा था जो होता है ना WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर का बेस ईयर 2016 में क्यों चेंज किया? देखो एक तो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। अब जो है हेल्थ पे ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, उस पर ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, एजुकेशन पे, रिक्रिएशन पे, अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाइल रिड्यूसिंग द वेटेज ऑफ फूड एंड बेवरेजेस। अब यूज़ क्या होते हैं? देखो CPI-IW को अपन इन्फ्लेशन इन रिटेल प्राइसेस में को मेजर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। डियरेंस अलाउंस जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है वो इसी के थ्रू रेगुलेट होता है, ओके। एंड टू रिवाइज मिनिमम वेजेस इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, ओके। इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो 2016 कर दिया गया है, ओके। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय बाय।